नमस्कार दोस्तों, देश में एक नई सियासी पार्टी जन्म ले रही है या यूँ कहिए कि बिहार में एक नई सियासी पार्टी जन्म ले रही है। ये पार्टी है जन स्वराज, जिसकी स्थापना आने वाले 2 अक्टूबर गांधी जयंती दिवस पर की जाएगी। इसके जो संस्थापक है या इस पार्टी को बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर है, जिसे पूरे भारतीय लोग चुनावी रणनीतिकार के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। इस पार्टी का अभी जन्म भी नहीं हुआ यानी इसकी स्थापना भी नहीं हुई। लेकिन इस पार्टी की बिहार में इतनी ज़्यादा चर्चा है कि कई बड़ी-बड़ी पार्टी के लीडर अपने-अपने पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में शामिल हो गए। जैसे में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी इन सब के कई लीडर अपनी पार्टी को छोड़कर जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं या शामिल होने वाले हैं। इन सबको देखते हुए आरजेडी जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो, उन्होंने बाज़ाब्ता तो गाइडलाइन जारी कर कहा, कि ये जो नई पार्टी है जन स्वराज इसके किसी भी कार्यक्रम में आरजेडी का कोई भी लीडर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी के कई लीडर जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं और बाज़ाब्ता उनके सदस्य बन रहे हैं। आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी इन सब का ये हाल है। चलिए तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पार्टी का अभी जन्म भी नहीं हुआ और ना ये पार्टी कभी कोई चुनाव लड़ी, उस पार्टी को लेकर के बिहार में इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही? और ये पार्टी बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी के लिए सरदर्द क्यों बन रही? क्यों बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के लीडर अपनी-अपनी पार्टी को छोड़कर जन स्वराज का हिस्सा हो रहे? जो पार्टी कभी चुनाव तक नहीं लड़ी, कोई चुनाव जीतना तो दूर की बात, जिसकी स्थापना आने वाले 2 अक्टूबर को है। और वो पार्टी अभी पूरे बिहार में धूम मचा चुकी है। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस पार्टी को जो बनाने वाले शख्स है प्रशांत किशोर, जिसके कारण इस पार्टी की इतनी ज़्यादा चर्चा हमें मीडिया हाउसेस में देखने को मिलती है, इसके भी राजनीतिक सफर को जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार में ही हुआ। शुरुआती शिक्षा वो अपने गाँव में ही लिए। शुरुआत से ही उनके माता-पिता बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील और काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे। उनके संघर्ष और मेहनत को देखते हुए माता-पिता ने उनके पढ़ाई पर अच्छा खासा फ़ोकस किया और उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा दिलवाई। उन्होंने सोशल वेलफेयर में उच्च शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी जो जीवन की शुरुआत वो संयुक्त राष्ट्र से की। संयुक्त राष्ट्र का सोशल वेलफेयर स्कीम होता है, वहाँ पर लगभग वो 8 सालों तक काम किए। यानी कि जो लो इनकम कंट्री है, जहाँ पर भुखमरी या सोशल वेलफेयर वगैरह स्कीम की कमी है, लोगों को इसकी जागरूकता की कमी है या वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जैसे अफ्रीकन कंट्री वगैरह, वहाँ पर सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है संयुक्त राष्ट्र और उसके लिए ये काम भी किए। 8 साल तक लंबा वहाँ तक काम किए, जहाँ पर उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। डेटा एनालिसिस, डेटा कैसे तैयार किया जाता है या फिर कैसे रणनीति बनाई जाती है, काफ़ी कुछ उन्हें वहाँ अनुभव मिला, सीखने को मिला। 8 साल बाद फिर अपने देश भारत लौट कर आए, लेकिन अब तक प्रशांत किशोर की ना कोई सियासी पहचान थी, ना कोई पॉलिटिकल स्टेटस था, यानी कोई भी उन्हें चुनावी रणनीतिकार के रूप में नहीं जान रहे थे और ना इसका कोई यहाँ पर बैकग्राउंड था। लेकिन उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत 2014 से होती है। 2014 में बीजेपी के कैंपेनिंग की ज़िम्मेदारी प्रशांत किशोर के पास ही उन्होंने 2014 में एक अनोखा चुनावी कैंपेन किया था। यानी कहने का मतलब थ्री डी रैली पहली बार देखने को मिली, चाय पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि को केंद्रीकृत करना। जैसे कि अब की बार मोदी सरकार और भी कई तरह के नारे इन्हीं की देन है। इसी चुनाव कैंपेन के बदौलत बीजेपी उम्मीद से बढ़कर 282 सीट जीतने में कामयाब होती है और 1984 के बाद पहली बार केंद्र में कोई फुल मेजॉरिटी से सरकार बन पाती है। जिसके बाद ही प्रशांत किशोर को सभी लोग जान पाए और उनकी रणनीति और उनके स्ट्रैटेजी की चर्चा देश में होने लगी। लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ काम करना यहीं पर छोड़ देते हैं और बिहार वापस लौट आते हैं। बिहार में महागठबंधन को बनाने और महागठबंधन में सीटों की बंटवारा की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के पास ही। और महागठबंधन में जो कांग्रेस होती है, आरजेडी होती है, जेडीयू रिकॉर्ड तौर पर परफॉर्म करती है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी लोहा मनवा चुके होते हैं। क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर बीजेपी को बिहार में हरवाते हैं, वो भी बुरी तरह से, क्योंकि 243 सीट में जो महागठबंधन है वो 178 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है। अब तक तो प्रशांत किशोर की चर्चा देश में काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, लेकिन फिर वो जेडीयू पार्टी को भी यहीं पर छोड़ देते हैं और फिर अगले दूसरे पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम करते हैं। वो दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर 2017 में पंजाब विधानसभा के लिए
काम करने लगते हैं। 2017 में पंजाब विधानसभा के चुनाव की रणनीति की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के पास ही होती है और 2017 का विधानसभा चुनाव जो पंजाब का है वो पूरा प्रशांत किशोर के गाइडलाइन पर ही लड़ी जाती है कांग्रेस के द्वारा और फिर प्रशांत किशोर अपना लोहा मनवा लेते हैं। 117 सीट में 77 सीट कांग्रेस वहां जीत जाती है और कांग्रेस वहां फुल मेजोरिटी से सरकार बना लेती है। इसके बाद फिर प्रशांत किशोर का सियासी सफर कांग्रेस के साथ यहीं खत्म होता है और वो जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी आंध्र प्रदेश की उनके लिए काम करने चले जाते हैं। 2019 के लोक विधानसभा चुनाव में जगन मोहन की पार्टी जो है वाईएसआर उनके लिए रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर करते हैं। यानी उनकी रणनीति पर ही वाईएसआर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ती है और फिर 175 आंध्र प्रदेश की सीट में से 151 सीट वाईएसआर जीतने में कामयाब हो जाती है और जगन मोहन रेड्डी एक बार फिर सीएम बन जाते हैं। इसके बाद फिर आता है साल 2020 का दिल्ली चुनाव। दिल्ली चुनाव की चर्चा पूरे देश में काफी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पूरी ताकत लगा देती है। आम आदमी पार्टी के लिए भी ये अस्तित्व का चुनाव होता है, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति प्रशांत किशोर बना और प्रशांत किशोर फिर एक बार साबित करते हैं कि वो कितने बड़े रणनीतिकार हैं। दिल्ली के 70 सीट में से 62 सीट आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब होती है, यानी कि क्लीन स्वीप एक बार फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर लेती है। फिर आता है साल 2021 और साल 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बार बीजेपी का मुकाबला टीएमसी से था और टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के लिए रणनीति प्रशांत किशोर बनाते। प्रशांत किशोर की रणनीति पर ही ममता बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल की चुनाव लड़ती है और फिर एक बार प्रशांत किशोर ये साबित करते हैं कि वो कितने बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। 294 सीट में से 213 सीट ममता बनर्जी जीतने में कामयाब रहती है और फुल मेजोरिटी से पूरी ताकत से वहां सरकार बना। वहीं जो मुख्य अपोजिशन पार्टी थी यानी मुख्य मुकाबला जो बीजेपी के साथ था, जो सरकार बनाने तक का दावा कर रही थी, वो 100 से भी नीचे लगभग 77 सीटों पर सिमट जाती है। तो ये रही प्रशांत किशोर की राजनीतिक सफलता। वहीं इसी बीच प्रशांत किशोर को कई बार असफलता भी हाथ लगी। उसमें है उत्तर प्रदेश का 2017 का विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग प्रशांत किशोर ही करवाते हैं और इसके चुनावी कैंपेनिंग का मतलब कि इसकी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी प्रशांत किशोर के पास ही। लेकिन यह चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप होती, पूरी तरह से फेल होती है। हालाँकि प्रशांत किशोर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बनाते हैं, कांग्रेस के संगठन को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से फ्लॉप होती है और सिर्फ 403 सीट में 54 सीट जीतने में कामयाब होती है और भाजपा यहाँ पर फुल मेजॉरिटी सरकार बना लेती है। एक और राज्य है जहाँ प्रशांत किशोर रणनीति बनाते हैं और वो पूरी तौर से फ्लॉप साबित होते हैं, वो राज्य है उत्तराखंड। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर होते हैं, यानी प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का रणनीति बनाते हैं और यहाँ भी फ्लॉप साबित होते हैं। लगभग 70 सीट है उत्तराखंड की और 70 में से कांग्रेस केवल 11 सीट जीत पाती है, वहीं भाजपा यहाँ 57 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। तो ये उनकी कुछ राजनीतिक असफलता है, लेकिन इस 9 चुनाव में से लगभग 6 या 7 चुनाव में जो प्रशांत किशोर है वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं वो भयंकर तरह से जीत दर्ज कर पाती है। वहीं 2 चुनाव में उनके रणनीति को हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब तक प्रशांत किशोर पूरे देश में छा चुके होते हैं क्योंकि वो तमिलनाडु एमके स्टालिन के लिए भी रणनीति बनाया और वो भी जीत दर्ज किए। इनके अलावा और भी कई जो राज्य है वहाँ पर चुनाव हुए और उनके लिए उन्होंने रणनीति बनाई और उनको जीत मिली। इसी बीच प्रशांत किशोर मीडिया इंटरव्यू में कहते हैं कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने यानी कहने का मतलब चुनावी रणनीतिकार का काम अब मैं नहीं करूँगा, बहुत हो गया, अब हम ये काम नहीं करेंगे, इस चीज़ से संन्यास लेंगे। तभी उनके दिमाग में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ख्याल आता है और वो नए राजनीतिक पार्टी बनाने में जुट जाते हैं। साल 2022 2 अक्टूबर से वो जन स्वराज की शुरुआत करते हैं और बिहार के गाँव-गाँव, शहर-शहर में पद यात्रा करते हैं। पूरे 2 साल बिहार में घूमने के बाद अब जाकर साल 2024 में 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना करेंगे। यानी 2 अक्टूबर को बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म होगा, जिसका नाम होगा जन स्वराज और इसके संस्थापक कोई और नहीं बल्कि वही प्रशांत किशोर है, जो देश भर के अलग-अलग राजनीतिक पार्टी के साथ काम कर, उनकी रणनीतिक बनाकर उनको जीत दिलवाए हुए और उनके रणनीति की चर्चा पूरे देश में होती है। सभी पार्टी उनके रणनीति की लोहा मान चुकी है। यही कारण है कि बिहार में इस पार्टी का भी जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन ये बिहार में ये पार्टी धूम मचा रही है और जो बड़ी-बड़ी पार्टी का लीडर है, वो अपने-अपने पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि सब समझ रहे हैं कि इस पार्टी की रणनीति कौन बनाएँगे, प्रशांत किशोर,
जो दूसरों पार्टी के लिए रणनीति बनाकर चुनाव जितवा सकते हैं, यानी उनकी भूमिका अहम हो सकती है, तो फिर अपनी पार्टी को जिताने के लिए तो वो पूरी जी जान लगा सकते हैं। बाकी देखना दिलचस्प होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कि जन स्वराज कितनी सीट जीत पाती है, नहीं जीत पाती है, ये तो भविष्य में कैद है। बाकी जन स्वराज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर